जय जगन्नाथ दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो फिर से आप सबको स्वागत है मेरे चैनल पे इस नई साल के नई शुरुआत के साथ। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिस्टेरेसिस कॉर्व एंड हिस्टेरेसिस लूप के बारे में। तो चलिए गहराई से समझते हैं इस हिस्टेरेसिस कॉर्व एंड हिस्टेरेसिस लूप के बारे में। हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बिहेवियर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हिस्टेरेसिस कॉर्व का यूज करते हैं, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है। क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है उनसे ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है, जिसकी वजह से हम इस मटेरियल का बिहेवियर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए इस हिस्टेरेसिस कॉर्व को यूज करते हैं। तो ये वीडियो देखने से पहले आप ये वीडियो देख लेना, ताकि आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए, तो फिर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। हिस्टेरेसिस एक प्रॉपर्टी होता है जो कि सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही शो कर सकता है। तो आइए अभी हम समझते हैं कि मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज क्या होता है। तो मैग्नेटाइज का मतलब कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को हम जब एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसे हम मैग्नेटाइज कहते हैं, और जब हम उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को फिर से रिमूव कर देते हैं उस मैग्नेटिक मटेरियल से, उसे हम डीमैग्नेटाइज कहते हैं। हिस्टेरेसिस कॉर्व एक मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन का स्टडी करता है, और हिस्टेरेसिस कॉर्व को हम बीएच कॉर्व भी कहते हैं। तो एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटाइजेशन को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। सपोज मैं एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया, उसके ऊपर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो ये मटेरियल स्लोली मैग्नेटाइज होने लगेगा, जो कि आप इस कॉर्व के अंदर देख सकते हैं। ये कॉर्व आपको शो करेगा कि कैसे ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज होगा फिर डीमैग्नेटाइज होगा। तो आप इस कॉर्व में देख सकते हैं, जब मैं इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ये कैसे धीरे धीरे मैग्नेटाइज होने लगा, और मैग्नेटाइज होने के बाद ये कर्व धीरे धीरे बढ़ने लगा। बढ़ने के बाद एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर ये मैग्नेटिक मटेरियल और ज़्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो पाया, मतलब वो सैचुरेट हो गया, जहां पर हम जितने भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे कांस्टेंट वैल्यू का मैग्नेटाइजेशन शो करेगा, मतलब उससे ज़्यादा और मैग्नेटाइज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अभी पूरे के पूरे मैग्नेटाइज हो चुका है। तो ये मैग्नेटाइजेशन होने के बाद हम फिर से क्या करेंगे ना, इसको डीमैग्नेटाइज करेंगे। डीमैग्नेटाइज का मतलब हम जो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, हम ये सारे के सारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को धीरे धीरे रिमूव करेंगे और देखेंगे कि इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या शो करता है। तो डीमैग्नेटाइज यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करना। तो जब हम धीरे धीरे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करेंगे तो आप देख सकते हैं एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जब ये मैग्नेटाइजेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, और कम होने के बाद ये कॉर्व आकर एक ऐसा पॉइंट में रुकेगा जहां पर आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, लेकिन ये मैग्नेटिक मटेरियल अभी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करने लगता है। जब ये मटेरियल इस तरीके का फेनोमेनन को शो करता है तो हम उसे कहते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करने के बावजूद भी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करने लगता है। मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जीरो है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, मतलब ये अभी भी मैग्नेटाइज होकर रहा है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो शो कर रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जीरो है। तो चलिए अभी इस मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम जीरो करेंगे। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को जीरो करने के लिए तो हम फिर से ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे। तो जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो देख सकते हैं ये कॉर्व धीरे धीरे ऐसे नीचे जाकर एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां पर इसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद भी इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पूरे के पूरे जीरो हो गया। तो इस तरीके का फेनोमेनन जब ये मटेरियल शो करता है तो उसे हम कहते हैं कोएर्सिविटी। तो कोएर्सिविटी एक प्रॉपर्टी होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, जहां पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बावजूद भी ये कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं कर रहा है, मतलब इसके अंदर जितने भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज था वो सारे के सारे खत्म हो चुका है, मतलब ये सारे के सारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज कर चुका है। दो प्रॉपर्टी, एक है रिटेंटिविटी और दूसरा है कोएर्सिविटी। रिटेंटिविटी का मतलब जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने के बावजूद भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करने लगता है, और कोएर्सिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करने के बावजूद भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करता है। और ये मैग्नेटिक मटेरियल कोएर्सिविटी प्रॉपर्टी शो करने के बाद
फिर से हम अपोजिट डायरेक्शन में और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देते हैं, और बढ़ा देने के बाद तो ये एक ऐसा पॉइंट में जाकर रुकता है जहां पर ये फिर से सैचुरेट हो जा रहा है। फिर से सैचुरेट होने के बाद फिर से इस मटेरियल को हम डीमैग्नेटाइज करने लगते हैं। फिर से डीमैग्नेटाइज होने के बाद एक ऐसा पॉइंट में आकर रुकता है जहां पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 होने के बावजूद भी ये मैग्नेट की प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, और इसे फिर से हम रिटेंटिविटी कहते हैं। और फिर से हम जब इसे डीमैग्नेटाइज करने लगते हैं, ये फिर से और एक पॉइंट में आकर रुकता है जहां पर ये कोएर्सिविटी प्रॉपर्टी शो करता है। तो इस तरह फिर से हम जब पॉजिटिव डायरेक्शन में इसे मैग्नेटाइज करने लगते हैं, ये फिर से जाकर ए पॉइंट में सैचुरेट हो जा रहा है। तो जब तक हम इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज करते रहेंगे, तब तक ये मटेरियल इसी तरीके का एक कर्व बनाते रहेगा, और इस कर्व को हम कहेंगे हिस्टेरेसिस कर्व। और ये कर्व एक लूप की तरह दिखता है, और लूप की तरह दिखता है इसीलिए हम इसे कहते हैं हिस्टेरेसिस लूप। तो अगर हम इस कर्व का सही डेफिनेशन देखेंगे, तो जिस कर्व के अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पहले 0 हो रहा होगा और बाद में मैग्नेटाइजेशन 0 हो रहा होगा, अगर आप इस कर्व को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हम जो मैग्नेटाइज कर रहे हैं और डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड 0 हो रहा है और उसके बाद मैग्नेटाइजेशन 0 हो रहा है। तो इसीलिए जो कर्व मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड का लैगिंग बिहेवियर को शो करता है, उसे हम हिस्टेरेसिस कर्व कहते हैं। और जब हम इस मैग्नेटिक मटेरियल को बार बार मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज करेंगे, तो हीट के फॉर्म में कुछ एनर्जी लॉसेस होंगे, जिस एनर्जी लॉसेस को हम हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। तो हम दो तरीके का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को यूज में लेते हैं, एक है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और दूसरा है हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो जो मैग्नेटिक मटेरियल में हम मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करने के बाद भी ये कोई भी मैग्नेटाइजेशन शो नहीं करता, मतलब ये इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन डिसअपियर हो जाता है, तो उस तरीके का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। जबकि हम हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में देखेंगे, तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करने के बावजूद भी ये बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन शो करता है, इसका मैग्नेटाइजेशन डिसअपियर नहीं होता है। तो इस तरीके का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। तो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हम देखेंगे तो उसका कोएर्सिविटी वैल्यू बहुत ही कम होता है, जबकि हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में बहुत ही ज़्यादा कोएर्सिविटी वैल्यू रहता है। तो आइए अभी हम देखते हैं कि इस हिस्टेरेसिस कर्व का इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब इस हिस्टेरेसिस कर्व का सिग्निफिकेंट क्या है। तो जो भी डिफरेंट टाइप का मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, उनके हिस्टेरेसिस कर्व को ऑब्जर्व करके, उनके बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज को स्टडी करके हम ये पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी मटेरियल कहाँ पर कौन सी एप्लीकेशन में यूज में लिया जा सकता है। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को कौन सी एप्लीकेशन में लिया जा सकता है और हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को कौन सी एप्लीकेशन में लिया जा सकता है। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे इस मटेरियल को हम कहाँ पर यूज करते हैं। मान लो कि हम एक परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहते हैं, और इस परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए हमें कौन सी मटेरियल लेना चाहिए ताकि ये बहुत ही अच्छा होगा। तो परमानेंट मैग्नेट का मतलब ज़्यादा समय तक इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करना चाहिए, ताकि ये एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो ये परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए हम हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को यूज में लेंगे, क्योंकि हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का कोएर्सिविटी का वैल्यू ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा देर तक मैग्नेटाइजेशन शो कर सकता है। और जबकि हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को बनाने के लिए सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को यूज में लेते हैं, ताकि ये मैग्नेटिक मटेरियल आसानी से मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज हो पाए। यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल आसानी से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो भी कर सकता है और आसानी से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को खो भी सकता है। तो इसीलिए हम इस सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को ट्रांसफार्मर का कोर को बनाने के लिए यूज में लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर का कोर बेसिकली सॉफ्ट आयरन में बना होता है। तो बेसिकली अभी के टाइम में जो ट्रांसफार्मर का कोर को बनाने के लिए जो मैग्नेटिक मटेरियल का यूज में लिया जाता है, वो है CRGO, वो है कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। तो आइए देख लेते हैं कि कौन सा मटेरियल है जो कि हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और कौन सा मटेरियल है जो कि सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अगर हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का हम एग्जांपल देखेंगे तो स्टील एंड अल्निको, और सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल देखेंगे तो आयरन, सिलिकॉन स्टील एंड फेरिस। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो में और नई शुरुआत के साथ। तो जय जगन्नाथ।